एवरीवन, श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम जूनागढ़ में मैं कनक की आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी में पार्ट 2 जो कविता है तब याद तुम्हारी आती है वो समझाने वाली हूँ। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। वो नाट्यकार, उपन्यासकार, कवि और आलोचक थे। इस कविता में सुबह का वातावरण कैसा खुशनुमा होता है वो दिखाया है। प्रकृति के कण-कण में ईश्वर ने कैसा सृजन किया है वो यहाँ समझाया है। वो वर्षा ऋतु और हर मौसम में कैसे बदलाव आते हैं वो यहाँ समझाते हैं। वो इस कविता में ईश्वर को कलाकार के रूप में बताते हैं। आइए देखते हैं कवि ने इस काव्य पंक्तियों में कैसा सृजन किया है। काव्य पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, आपको भी इसी तरह घर पे गाकर याद रखना है। अब समझते हैं कि काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। पहली पंक्ति है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, यानी कि सुबह भोर में चिड़िया चहकती है तो मानो ऐसा लगता है वो खुशी के गीत गा रही है और हम सबको आनंद दे रही है। और दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया चहकने लगती है तो हमारा मन भी तरोताजा हो जाता है और वो कहते हैं कि वो खुशी के गीत गा रही है। आगे लिखते हैं कि कलियां दरवाजे खोल का मतलब क्या है कि कलियां जब खिलती है तब पहले वो बंद होती है, खिलती है तो मानो ऐसा लगता है कि दरवाजे है वो खुल रहे हैं। और जब दुनिया पर मुस्कुराती है, कलियां सोती हुई दुनिया को जगने के लिए कह रही है। वो कहते हैं कि भोर हो गई है, अब जाओ, आलस्य छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाओ। इसीलिए ये कलियां दरवाजे खोल पर दुनिया पर मुस्कुराती है, यानी कि सोती हुई दुनिया पर मुस्कुराती है। आगे देखते हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें यानी कि उसके पवन के झोंके को यहाँ कहा गया है। मानो हमारे घर के आसपास कोई बाग बगीचा हो, वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हो और उसकी खुशबू हमारे घर में आती है और बाहर दौड़ लगाती है, तब का यहाँ नजारा दिखाया गया है। कि तब कहा गया है कि खुशबू की लहरें घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हमारे मन को तरोताजा कर देती है। यानी कि यहाँ खुशबू की लहरों से हमारा मन खूब ही हर्ष में आ जाता है। तब आगे कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ऐसे वर्णन किए हैं कवि ने कि प्रकृति के ये नजारे देखकर हे दुनिया की रचना करने वाले, हे दुनिया के सर्जन करने वाले प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बारिश की बूंदे छमछम कर गिरती है और बिजली चमक कर जाती है, तब पूरे मैदानों में और वन बागों में हरियाली छा जाती है और हरियाली की चादर पृथ्वी ने ओढ़ रखी हो, ऐसा कवि को यहाँ महसूस हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा दूर से कहीं खुशबू आती है तो हमें ऐसा लगता है मानो कि वो कहीं से हमारे लिए खुशी और मस्ती लेकर आती है। यहाँ ढोकर लाती है का मतलब लाती है, उठाकर लेकर आना,
ऐसा होता है। यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि अच्छी अच्छी खुशबुएं जब हमारे मन को तरोताजा कर देती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। इस तरह कवि कहते हैं कि तब तुम्हारी याद हमें आती है। प्रस्तुत कविता में इस तरह कवि हमें प्रकृति का सुंदर वर्णन समझाते हैं और वर्षा ऋतु में जब चिड़िया गाती है तब, ऐसे कई सारे मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तब कवि को ईश्वर की याद आती है। और कलाकार के रूप में यहाँ कवि ने ईश्वर को निरूपण किया है और हमें सुंदर प्रकृति का मनोहर वर्णन यहाँ हमें प्रस्तुत किया है। यहाँ हमारी कविता पूरी होती है। आइए अब कविता के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखें तो पहला शब्द है चिड़िया। चिड़िया यानी कि पंछी या पक्षी। लहर यानी तरंग या झोंका। लहर सागर में उठने वाली भी हो सकती है और हवा की भी हो सकती है। सृजन सृष्टि की रचना, सृजन करने वाला प्रभु। तो यहाँ ईश्वर को सृजनहार आ गया है, यानी सृजन करने वाले, रचना करने वाले। हरियाली यानी हरा भरा। हरा भरा यानी बारिश से जब धरती हरी भरी हो जाती है वही हरा भरा। ढोना बोझ उठाना, किसी भी तरह का बोझ उठाना। अब आगे देखें तो शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखें। तो बच्चों आपको पता ही है, शब्दकोश के क्रम में शब्द रखने के लिए हमें सबसे पहले व्यंजन या स्वर किस तरह आते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आते हैं स्वर, उनके बाद व्यंजन, फिर मात्राएं देखी जाती है। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि स्वर वाला कौन सा शब्द है। तो पहला शब्द है स्वर वाला, तो इसमें एक ही स्वर वाला शब्द है उठकर। तो यहाँ सबसे पहले शब्द आएगा उठकर। उसके बाद स्वर वाला शब्द कोई भी नहीं है तो आप लेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में सबसे पहले क यानी कलिया, तो लिखेंगे हम कलिया। कलिया के बाद कौन सा शब्द व्यंजन के हिसाब से आता है तो देखते हैं। उसके बाद शब्द है चांद, तो लिखेंगे हम चांद। चांद के बाद अब देखना है कि कौन सा शब्द लेना है। मुस्कान और मैदान दोनों म वाले शब्द है, पर यहाँ हमें मात्राएं देखनी है। तो हर्षों की मात्रा पहले आती है, म ऊपर भी दो मात्रा यानी अ की मात्रा वो बाद में आती है। तो पहले लेंगे हम मुस्कान। मुस्कान के बाद अंत में हम लेंगे मैदान, क्योंकि यहाँ दो मात्राएं हैं यानी अ की मात्रा है तो वो बाद में लेंगे। इस तरह हमें शब्दकोश के अनुसार शब्द रखने हैं। तो सबसे पहले उठकर, कलियां, चांद, मुस्कान और मैदान। आइए अब इस कविता के अभ्यास देखें। तो अभ्यास में पहले है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहा है। तो कोई भी शब्द जैसे तैसे रखकर वाक्य बनता नहीं है, पर सही वाक्य बनाना चाहिए जिनसे अर्थ निकलना चाहिए। तो पहला वाक्य है जीवन जल है ही, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है, उसका अर्थपूर्ण वाक्य है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। दूसरा है हे में फूलों भरता रंग कौन। तो इस वाक्य का कोई भी मतलब यानी कि कोई भी अर्थ निकलता नहीं है, पर अर्थपूर्ण वाक्य कैसा होता है देखते हैं।
फूलों में रंग कौन भरता है? फूलों में रंग कौन भरता है? यहाँ प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए प्रश्नार्थ चिन्ह होना चाहिए। यहाँ वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम। अब तीसरा वाक्य देखें, हे बिजली में बादल चमकती क्यों? तो ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है, पर सही वाक्य कहना है तो बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? प्रश्नार्थ चिन्ह लगाना होगा क्योंकि प्रश्न पूछा है। यहाँ ये वाक्य हमारे पूरे हुए। अब आगे में देखें तो समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं जिसका समान अर्थ हो। तो पहला शब्द है सुबह। सुबह को हम कह सकते हैं प्रातः काल, दूसरा भोर भी कह सकते हैं। इसके बाद खुशी यानी आनंद, खुशी यानी आनंद। तीसरा है खुशबू यानी सुगंध, खुशबू सुगंध। इसके बाद बहुत यानी ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। अब आगे मुस्काना तो हंसना, मुस्काना तो हंसना। यहाँ हमारे समानार्थी शब्द पूरे हुए। अब व्याकरण पाठ वचन के बारे में जानते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार कितने हैं और उनके उदाहरण के बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं व्याकरण पाठ वचन। उसमें पहला प्रश्न जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या एक या एक से अधिक होने का हमें बोध हो तब उसे वचन कहते हैं। फिर देखते हैं वचन के प्रकार कितने हैं। तो वचन के प्रकार दो हैं, एक वचन, बहुवचन। तो सबसे पहले देखते हैं वचन एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु और पदार्थ का बोध हो। शब्द के रूप से हमें उनके एक होने का बोध हो। कोई एक ही प्राणी, कोई एक ही वस्तु और कोई एक ही पदार्थ का बोध हो तब हम उसे एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध हो। एक या एक से अधिक का बोध हो। यहाँ एक से अधिक वस्तु का कहा गया, एक वस्तु नहीं, एक से ज्यादा वस्तु, प्राणी या पदार्थ हो तब उसे बहुवचन कहते हैं। आइए उनके उदाहरण देखें। एक वचन में पंखा, उसका बहुवचन हो जाएगा पंखे। एक वचन में वस्तु, उसका बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं। फिर देवी, उसका बहुवचन हो जाएगा देवियां। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन होते हैं। वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम है। आइए देखते हैं एक वचन से बहुवचन करने के लिए कौन कौन से नियम है। पहला नियम आ से ए, यानी कि आकारांश दो के जो बहुवचन करते हैं तो उसका एकारांत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आकारांश शब्द, यानी कि शब्द के अंत में आ आता हो तो उनका बहुवचन केले, यानी कि ले में ए आ गई, एक मात्रा आ गई, यानी आकारांश शब्द का एकारांत हो गया। यानी कि केला, केले, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बराबर। यानी कि आकारांत से एकारांत हो गया। अब दूसरा नियम, ह्रस्वई या दीर्घई हो शब्द में, जब ह्रस्वई या दीर्घई हो तब उसका बहुवचन इया लगाने से हो जाएगा। शब्द के अंत में ह्रस्वई की मात्रा
या दीर्घ ई की मात्रा हो तो उसका बहुवचन इया लगाने से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो ह्रस्व ई की मात्रा में विधि विधियां, गति गतियां, यानी इया लगा दिया, इसीलिए बहुवचन उसका हो गया विधियां। गति में भी इया लगा दिया तो गतियां। अब दीर्घ ई की मात्रा देखते हैं तो बेटी बेटियां, देवी देवियां। यहाँ पर दीर्घ ई हो तो उसका ह्रस्व ई हो जाएगा, मगर ह्रस्व ई है तो उसका ह्रस्व ई रहेगा। देखिए यहाँ बेटी बेटियां, देवी देवियां। और आगे का नियम देखते हैं। तीसरा नियम, अ यानी अकारांत शब्द है तो एकारांत हो जाएगा चंद्र बिंदु, और यहाँ हम अनुस्वार कर देंगे तो भी चलेगा। अकारांत शब्द है पुस्तक, यानी कि अंत में अ आता है पुस्तक तो उसका हो जाएगा पुस्तकें। आंख आंखें, रात रातें। अब चौथा नियम, या शब्द के अंत में जब या हो तो उसका बहुवचन करते वक्त या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन हो जाएगा। देखते हैं, प्रिया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, कुटिया कुटिया। सिर्फ फर्क इतना ही है कि बहुवचन में ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। नियम देखें तो आकार अंत में जब उसका बहुवचन करना हो तो एकारांत हो जाते हैं और चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे लता लताएं, आकारांत शब्द है उसका एकारांत हो गया और ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। शाखा शाखाएं, कथा कथाएं। इस तरह ये नियम हो गया। उसके आगे हम देखते हैं, ह्रस्व दीर्घ और औ की मात्रा वाला शब्द हो तो उसका बहुवचन एकारांत और चंद्र बिंदु लगाने से हो जाएगा। पहले ह्रस्व वाला वस्तु वस्तुएं, दीर्घ वाला वधु वधुएं, औ की मात्रा वाला गौ गौ, यानी कि ए लगाना और चंद्र बिंदु लगाना। दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाएगा और ए लगाकर चंद्र बिंदु लगाना है। अब सातवां नियम है, कई बार लोग गण वृण दल और जन लगाने से भी बहुवचन हो जाएगा। शब्दों के साथ या अंत में लोग गण वृण दल और जन लगाकर उसका बहुवचन होता है। जैसे किसान किसान, छात्र छात्रगण, शिक्षक शिक्षकगण, सेवक सेवकगण, मित्र मित्रजन। इस तरह एक वचन और बहुवचन उसका हो जाता है। आठवां नियम, गाय और भैंस, ये जो शब्द है, ऐसे जो समस्त शब्द होते हैं उसके अंतिम शब्द में हमें शब्द विकारी हो जाता है। जैसे कि गाय और भैंस, ये शब्द भैंसे के ऊपर एक मात्रा लगाकर और अनुस्वार लगाकर यहाँ शब्द है वो बहुवचन कर सकते हैं। यहाँ हमारे वचन के सारे नियम पूरे होते हैं। आसानी से समझ में आ जाए ऐसे सारे नियम